बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी की बहुत सारे फ़ैसलों का इन्हिसार जो है हमारे इमोशनल डिसीजंस पर होता है। हम देखते हैं और कहते ज़रूर हैं ये चीज़ें या फ़ैसला जो है मेंटली करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है वो हमारे इमोशंस पे कभी कभी हावी आ जाती है या दोनों का कभी कभी ऑपोजिट हो जाता है। तो इस बारे में बात करेंगे हम, इसको कैसे मेनटेन रख सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ला सकते हैं, इसमें कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं, हम ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं और हमारी जो सोचें हैं जो मुंतशिर हो जाती हैं उसको हम कैसे फोकस पे ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत इतरत ज़हरा जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और इतरत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम भी जब किसी की पर्सनैलिटी देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे हम कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ का नहीं फैसला ले पाता, तो उन चीज़ों में किन चीज़ों का अमल दखल होता है? अच्छा, इसमें अमल दखल तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, बहुत सारे फैक्टर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम आज ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो हमारी इमोशनल हेल्थ या हमारी जज्बाती स्टेबिलिटी है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी मेंटेन होती है या क्वालिटी को हम जज कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी ज़िंदगी पे दूसरे लोग हावी हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि उनके सिग्निफिकेंट जो लोग हैं, उनके शौहर, उनके स्पाउस, उनकी सास, उनकी नंदें, उनके पेरेंट्स, बाज़-औक़ात बच्चे अगर उनके कहने सुनने में आ जाएं या उनकी दिलजोई करें तो उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होने की साइड पे जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल एक ऐसा ही वहम है जिस वहम का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी सोच को तब्दील करें, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे पे इन्हिसार रखते हैं अपनी खुशी का, अपने इत्मीनान का, तो हमारी ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं होती। हम अपनी जज्बाती सेहत को इग्नोर करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी की प्रॉब्लम की वजह से अपने ऊपर ऐसे जज्बात तारी करते हैं जिसमें हम चीज़ों को ठीक तरह से डील नहीं कर पा रहे होते। बाज़-औक़ात कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जिस बीमारी को हमने इर्रेशनल वे में डिफ़ाइन किया हुआ होता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इस सदी में बहुत अच्छा इलाज रखती हैं, मगर उसके बावजूद लोग उससे हॉन्ट होते हैं। उसका नाम लोगों ने डिफ़ाइन करके रखा हुआ है कि ये बीमारी अगर किसी को आ गई तो फिर तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे है। तो इस किस्म की चीज़ों से जब हम मिस इंटरप्रेट करके हम इमोशनली इनस्टेबिलिटी की साइड पे जाते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा इलाज है, बाकी तो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगी, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारा कोई जज्बा बनाती है, जो जज्बा हमें मुतहरिक करता है या हमारे अमल में तब्दील होता है। तो अगर बिहाइंड द सीन किसी रूट को देखा जाए तो कोई सोच ऐसी होती है जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं। तो अपनी सोचों पे काम करें। बिल्कुल इस तरह से है। लास्ट में हमें आपने एक पैगाम दिया था, कहा था कि दिलों के राज सिर्फ वो मालिक ही जानते हैं। हम दूसरों से ये चीज़ रख लेते हैं या खामोश हो जाते हैं कि उसको क्यों नहीं पता ना पहले से। सेम चीज़ आपने ऐसे किया है कि हम इस तरह से दौर में चल रहे हैं, हम अपनी खुशियों का इन्हिसार ना अपने दूसरों पर रख दिया हुआ है कि अगर कोई हमसे ठीक से बात करेगा तो हमारा दिन हैप्पी जाएगा, अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा कर दिया तो हम बहुत खुश हैं। तो आपको नहीं लगता ये नेचुरली है, ये हो जाता है ऐसे? देखिए, ये ब्रेन का मैकेनिज़्म है कि हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को इधर उधर से हमारी, अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेन में जो मालूमात प्रोसेस हो रही है वो हम अपने इधर उधर से ही लेते हैं ना, और उसी मालूमात को प्रोसेस करके हम कोई थॉट और उसके बाद कोई हम मूड बना रहे होते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर हम बेहतर इंसान होने की साइड पे जाएं तो हम अपने अंदर कोई मर्ज़ी पैदा करके उससे अपने एनवायरनमेंट पे पेस्ट करने की साइड पे जाते हैं, बजाय इसके कि हम एनवायरनमेंट से कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स या ऐसी एनर्जी लेते हैं। तो ज़िंदगी जिए अपने लिए, अपनी खातिर, और ख़ुद तय करें, फैसले की सीट पे ख़ुद बैठें, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने तो सारा कुछ आप पे डाल देना है ना, कि जन्नत या दोज़ख का डिसीजन क्योंकि जिससे हमें बनेगा, शाउर दे दिया गया ना, वो दे दिया शाउर गया दे है। दिया गया है। तो फिर जन्नत दोज़ख अगर हमारे हाथ में रख दी गई है तो हम अपनी ज़िंदगी के मालिक व मुख्तार खुद हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें ये बताया जाएगा एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ, ये वाली मिस्टेक आपने इसलिए की क्योंकि सामने वाला आपको टेढ़ी नज़र से देख रहा था, ये वाली मिस्टेक आपने उसकी वजह से की। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हमें खुद ही ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, और सबसे अहम बात ये है कि हमें
अपने जज्बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अंग्रेज़ी ज़बान में जज्बाती कैफियत को बयान करने के लिए कोई 264 वर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें हम किसी न किसी जज्बे का इजहार कर रहे होते हैं। हम खुश हैं, हम एक्साइटेड हैं, हम नॉस्टैल्जिक हैं। अच्छा, लेकिन हम अपने जज्बात की अंडरस्टैंडिंग में बाज़-औक़ात खुद ही नहीं जा रहे होते। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको मुझे सबसे पहले उनकी नीड और उनके जज्बात की अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है कि वो महसूस क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपनी नीड्स का खुद ही अंदाज़ा नहीं होता कि वो फिर किस तरह से अपनी चीज़ों को डील करें। दूसरी तरफ मैं अगर आपको टाइम चूँकि मुख्तसर है कि मैं अगर आपको विन करना सिखाऊं कि अपनी जज्बाती सेहत को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, तो उसमें 5 फैक्टर्स काम करते हैं। जिसमें से 4 फैक्टर तो हमारे जिस्मानी होते हैं, जिसमें हमारा पूरी नींद पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ कर दूं, क्योंकि नींद का दारोमदार 80% है हमारे जज्बात की बेहतरी पे। ये बिल्कुल वैसा काम करती है हमारे लिए जैसे मोबाइल फ़ोन के लिए एक चार्जर। हम सारा दिन जिस तरह भी अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, बॉडी हील होने शुरू हो हाँ, जाती है। जब हम नींद लेते हैं तो हमारे ब्रेन केमिकल्स नॉर्मल होने की साइड पे जाते हैं, जिसमें कि हम बेहतर महसूस करते हैं। तो 80% तो दारोमदार नींद पर है। उसके बाद हमारा वाटर इनटेक, जो पानी हम पीते हैं, अगर वो रिकमेंडेड पानी मैं आपको बताऊं तो 3 से 5 लीटर डेली बेसिस पे, और दो कि आजकल सर्दियों में हमें महसूस नहीं होता कि हमारे जिस्म को पानी की कितनी ज़रूरत है, मगर अगर आप एक्सटेंड पे पानी पिएं, उसे नाप तोल के पिएं, तो कम से कम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद बिकॉज़ वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़, आपके टॉक्सिन्स को ऑटो वॉश करता है, यानी आप फ्रेश होते हैं। उसके बाद तीसरी अहम चीज़ आपका फूड इनटेक है, जिसमें आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करना बहुत अहम है, बजाय इसके कि आपके ज़बान के जायके को ज़्यादा फोकस किया जाए। अच्छा इतना ज़हरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम देखते हैं, जैसे आपने बड़ी सारी चीज़ों को ना बता रही हैं, हमें बिल्कुल पॉसिबल वे हैं ये सारे। अब देखते हैं जो हमारे इमोशनल ट्रॉमाज होते हैं, जैसे बचपन से लेकर वालिदैन के साथ होते हैं, माँओं के साथ, बहन भाइयों के साथ, वही सब चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स या पीर ग्रुप्स होते हैं उनसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, या उनसे हम सोच लेते हैं कि ये बंदे ने अगर ऐसे किया है तो इसके पीछे रीज़न क्या रही होगी, चाहे वो पॉजिटिव रीज़न है, लेकिन हमने वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना लाइफ में ऑलरेडी फेस कर लिए हुए हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँ कि अगर आप मेरे से हंसकर बात कर रही हैं ना, तो आपको शायद कोई काम होगा, या अगर आप मुझे इस तरह से डील कर रही हैं तो शायद आप मुझे यूज़ करने वाली होंगी किसी भी वे में। तो उस सब नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर, वो थॉट्स को हम कैसे माइनस कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये भी फिर वही बात कि ये ह्यूमन नेचर है। हमने कुछ, मैं यहाँ पे टर्म्स बताऊंगी कि हम हेलो इफ़ेक्ट या फिर हम स्टीरियोटाइप्स के थ्रू इंसानों को जज कर रहे होते हैं। हमने पहले से कोई डेफिनेशन बनाई हुई होती है, क्योंकि पहले किसी ने हमसे हंस के बात की थी और उसके बाद उसने हमारा इस्तेमाल किया था, तो हमने वही डेफिनेशन आगे भी वो सब पे अप्लाई होना शुरू हो जाती है। वो सब पे अप्लाई, तो ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी अक्ल और शऊर को हर वक्त ओपन अप रखने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को सही अंदाज में जज करें, और फिर प्रॉफिट लॉस शीट पे ये ज़रूर देख रहे हो कि सामने वाले का कितना फ़ायदा है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि फ़ायदा दिए बगैर फ़ायदा लिया नहीं जा सकता, और अगर हम बख़ील हो जाते हैं ना फ़ायदा देने में, तो फिर हम फ़ायदा उठा भी नहीं सकते। तो फिर अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सोसाइटी को फ़ायदा भी देने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि ऑल द टाइम लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हों, हो सकता है लोग हमारे साथ सिनर्जाइज़ करके चीज़ों को और बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हों, लेकिन हम बख़ील हो जाते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि जब आप फ़ैसला साजी करते हैं तो वहाँ पर अगर अपने जज्बात को कंट्रोल करें, यानी आप पहले से मौजूद किसी स्कीमा पे या पहले से मौजूद किसी स्टीरियोटाइप पे, जैसे एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि हमारे मुल्क में कुछ इदारों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। जैसे बड़ा कॉमन मिथ है कि पुलिस ज़्यादा मदद नहीं करती या वो अपने एजेंडाज़ पे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस स्टीरियोटाइप को सेट असाइड रख के जब आप जाते हैं पुलिस से मदद लेने, तो 100% वो आपको मेरिट के ऊपर मदद देते हैं।
तो फिर आपको अपना स्कीमा जो है वो बदलना पड़ता है। अच्छा, तो जब देखते हैं हम वो, मेरा ख्याल है वो टाइम टू टाइम या एक्सपीरियंसेस के साथ ही वो जाकर चेंज होता है या वो चीज़ें शफल होना शुरू होती है कि हाँ ऐसे नहीं होता। हम जैसे ही बुरे एक्सपीरियंस के बाद अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं फिर लगता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ठीक किया जा सकता है चीज़ों को। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को ओवर थिंक करना शुरू करते हैं, जैसे हमने कहा ना किसी ने कुछ हमें कहा और वो नॉर्मल क्या है बात कहकर साइड पर हो गया और हम उस बात की तह में गहराई में उसमें जाते रहते हैं। इन सब चीज़ों से हम कैसे निकल सकते हैं कि हम सिर्फ सुपरफिशियल होकर जिस तरह से किसी ने कहा उस तरह से सोचें, ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ ना जाएं? अच्छा, ये बड़ी ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है हम सबके साथ। हम सब ने एक चूँकि जिस्म के ऊपर एक दिमाग रखा हुआ है, जो दिमाग इतना शानदार है, इसकी एनर्जीज़ को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा दिमाग भाग के कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, मुंतशिर हो गई है हमारी सारी सोचें। ख़ास तौर पे हमने जो आपने बातें की कि हमें किसी ने कुछ कह दिया या हमारे साथ कोई ख़राब चीज़ हो गई तो हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग में जाता है। तो डेफिनेटली इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो हम सब का दिमाग या तो माजी में है या फिर मुस्तकबिल में है। हम हर वक्त ये सोचते हैं, हम हर वक्त ये सोचते हैं कि फ़लाँ वक्त में ये हुआ था, या ये सोच रहे होते अब आगे क्या होगा। अब ये जो दो डोमेन्स हैं ना, इनको अगर हम छोड़ते हैं तो हम असल में ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी हम ओवरकम तभी करते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। और इससे कनेक्ट करने की एक मैं छोटी सी टेक्निक आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे 5 सेंसेस ही हैं जो मालूमात को हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं और फिर ब्रेन उन्हें डिकोड करता है। तो फिर हम अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करें। जैसे हम देख क्या रहे हैं इर्द गिर्द। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मेरे रूम में, काउंसलिंग रूम में जब लोग आते हैं वो मेरे से 4-4 सेशंस ले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेरे रूम का डेकोर किस कलर का है। क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं होते, वो अपने प्रॉब्लम्स का शिकार हुए हुए होते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि जब तक वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे, अपनी आँखों से नहीं देखेंगे, अपने कानों से नहीं सुनेंगे कि उनके कानों में कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात तो हमारे कानों में जो बंदा हमारे सामने बैठा होता है उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही होती, क्योंकि हमारा ब्रेन कहीं और बिजी है, वो रजिस्टर ही नहीं करता चीज़ों को। तो फिर हमें एफर्ट करनी है कि हमारा ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट की मालूमात को रजिस्टर करे। बाज़-औक़ात लोग खाना खा लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इसमें नमक कैसा था, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। ठीक था। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हाँ, फिर वो एकदम से कन्वर्सेशन के दौरान आते हैं, क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि वो कहीं और गए होते हैं। हम किसी से पूछे कि ये टीवी शो में अभी ड्रामे में क्या हुआ था, तो अच्छा कुछ हुआ था, और हालांकि देख सामने रहे होते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग कहीं और पहुंची होती है। तो अच्छा, बच्चों को इन सब चीज़ों से हम कैसे महफूज रख सकते हैं कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें और इर्द गिर्द के हालात जो हैं उन पर असरअंदाज उस तरह से ना हो? ज़ाहिर बात है, बंदा बशर है तो वो चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली ज़ात का हिस्सा है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो पड़ता ही है पर्सनैलिटी बिल्कुल पर। इफेक्ट बच्चों के ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है वो एनवायरनमेंट ही उनके ऊपर असर डाल रहा होता है। मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक बच्चा आता है तो मैं उसकी ज़िंदगी में चेंज डेवलप करने के लिए उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ऊपर के लोग हैं, घर के लोग हैं, उनकी तरबियत करने की साइड पे जाती हूँ। क्योंकि बच्चा जो भी कर रहा है आपके सामने वो कंडीशनिंग और वो मॉडलिंग से सीख के कर रहा है, यानी वो उसके अपने पैटर्न्स नहीं हैं। बच्चे जैसे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बच्चे गुस्सा बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने इर्द गिर्द से सीखा होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उन्हें करके चीज़ें ठीक दिखाएं। जैसे अगर पेरेंट्स किसी को इज़्ज़त देने की साइड पे जाते हैं तो मैंने देखा है उस पर्सन को इज़्ज़त को जज करने के लिए बच्चे की आंख में झांकना चाहिए कि इज़्ज़त जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो परतौ हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बड़ों का परतौ है ना, बड़े जो करेंगे। और आप अपने बच्चे को जैसा ब्रॉट अप करना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, आप वैसा अमल खुद करें, बच्चा ऑटोमेटिकली आपके पीछे चल पड़ेगा। तो बच्चों के जो जज्बात हैं, बाज़-औक़ात हम अपने जज्बात उन पे हावी करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश ये करें कि उन्हें फलने दें, उन्हें फूलने दें
और उन्हें अपनी ज़िंदगी खुशबाश गुजारनी। और बच्चे बताने से नहीं सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जो हम कर रहे होते हैं ना वही चीज़ वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की या करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी सूरत हाल में। और ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन होता है कि पहले जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो अपनी तरबियत करें। आप जैसा चाहते हैं ना कि आपके बच्चे बने, पहले आप खुद तरह से उसमें पूरी तरह ढल जाएं, फिर ही आपके बच्चे उस तरह से हो सकेंगे। अच्छा, हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वर्क प्लेस की। अगर हम बात करें बच्चों से, बड़ों से हटकर, जो भी वर्किंग वुमेन्स या फिर मेंस होते हैं जो किसी भी काम की जगह पर होते हैं, उनका पेशेंस लेवल जो है ना वो घर जाके थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, सुनना पड़ती हैं, और ऐसे माहौल में रहना होता है कभी कभी जहाँ पे आप चाह नहीं रहे होते हैं, कुछ मजबूरी के तहत पर, कुछ पैशन शौक, जो भी चीज़ें आपके आड़े आ रही होती हैं, उन चीज़ों में हम काम कैसे रह सकते हैं और स्टेबिलिटी के साथ कैसे उन सबको फेस कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा आपने मज़ेदार सवाल किया है और मैं बताना चाहूँगी, इस पे बहुत बात करना चाहूँगी कि अमूमन लोग पिछली सदी में ये माना जाता था कि इंसान कोई स्पेसिफिक एप्टीट्यूड लेके पैदा होता है और लोग ये कहते थे कि एप्टीट्यूड को ही देख के तो आपको अपना कोई पेशा मुंतखब करना चाहिए ताकि फिर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से गुजारें। लेकिन अब साइंस ने इस नज़रिए को रद्द कर दिया है और साइंस ये कहती है कि आप जो भी करें, यानी कोई किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पेशे में आ जाएं, वहाँ पर आप अपनी एडजस्टेबिलिटी बनाना सीखें। और अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे अपने काम में वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के रिलेशनशिप को डील करना सीख लेते हैं, तो आप यकीन करें कि आप 8 घंटे की शिफ्ट करके जब घर जाते हैं तो भी आप थकावट का शिकार नहीं होते। तो ये एक बाकायदा तौर पे एक साइंस है, एक इल्म है जिसमें आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, तभी उठाते हैं जब आप सबसे पहले अपने आप से फ़ायदा उठाते हैं। यानी बात फिर वहीं आ जाती है कि मी फ़र्स्ट की पॉलिसी पे काम करना होगा, आपको अपने साथ खुश रहना होगा ताकि आप वक्त के और हालात के नामसाइब जितने भी वो हैं फैक्टर्स, उनके साथ आप डील कर सकें। बाज़ुकात ये होता है कि हम अपने बॉस से बात नहीं कर पा रहे होते, बाज़ुकात हम अपने सबॉर्डिनेट्स के मूड मिजाज, उनके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और हम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का ज़िम्मा अपने ऊपर डाल लेते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हम उस वक्त तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम थकावट का शिकार होते हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक आपको 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे की नींद लेनी है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। बाकी का सारा टाइम आपको थकावट का शिकार नहीं होना, बल्कि आपको चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से डील करना है। अब चीज़ वो जैसी भी हो, वो कोई गम हो सकता है, वो कोई सदमा हो सकता है, वो किसी लव्ड वंस की बेरुखी हो सकती है, वो किसी मैसिव डिज़ीज़ की डायग्नोसिस हो सकता है, वो किसी प्यारे की मौत हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि ये अल्लाह का निज़ाम है और आपको अल्लाह के दिए हुए फ़ैसलों और उनके इम्तिहानात से बेहतर तौर पे गुज़रना ही है। और अगर आप बेहतर तौर पे गुज़रते हैं तो ना सिर्फ आपकी ये ज़िंदगी खूबसूरत है, बल्कि आप आगे के लिए भी अच्छी चीज़ें यहाँ से चुन के लेके जाते हैं। तो फिर बेहतरीन पॉलिसी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर ख़ुद बैठें, अपने जज्बात का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैनेज करें। और ये हम, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उस जिस माहौल में हम रह रहे हैं ना, ये सोच के रहें दिस शेल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, मतलब किसी भी तरह का है, टाइम तो गुजर जाना होता है। उस टाइम में हम बिहेव किस तरह से कर रहे होते हैं, किस तरह से उसको कैटल कर रहे होते हैं, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि हम कैसे उसमें रह रहे हैं। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि ज़ाहिर है मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, तो मुझे सोसाइटी को सिर्फ यही बताना होता है कि वो किस तरह अपने तरीक़ा कार बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे काम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराएं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन हमें ये बता रहा होता है कि किसी किस्म की सिचुएशन में हमें या तो फ़ाइट करने की ज़रूरत है या फ़्लाइट करने की ज़रूरत है। तो अपने ब्रेन के मैकेनिज़्म से गो थ्रू ना हो, बल्कि अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की साइड पे जाएं, बजाय इसके कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा हो। ये एक बड़ी ट्रिकी सी बात है, जो बात लोगों को समझ नहीं आती कि आपको गुस्सा आया किसी चीज़ पे, आप हर्ट हुए, आपका दिल टूटा और आपने किसी किस्म की कोई बिहेवियर जो है वो शो कर दिया, बजाय इसके कि आप
बेबस हो जाएं अपनी किसी प्रॉब्लम के सामने, आप अपने हर मसले के ऊपर अपना ही बस चलाएं। बस ये पैगाम मैं आज देना बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए।